Hello children of 11th class of the Brain Shaper School. Today we are taking this third lecture of rotational motion, a very important chapter. तो देखिए हम आपसे बता रहे थे कि जो मोशन होता है किसी भी बॉडी का वो बेसिकली दो तरह का होता है। जैसे माने कोई बॉडी है, अब वो जा रही है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब कि जिसमें पोजीशन चेंज हो रही, इसको ट्रांसलेशनल भी कह सकते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन मतलब कि पोजीशन चेंजेस। ठीक, तो कोई बॉडी यहाँ थी, यहाँ चली गई तो पोजीशन चेंज हो गई। दूसरा जो मोशन होता है वो होता है रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन। इसमें क्या होता है कि ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन चेंजेस। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन चेंज। तो कोई बॉडी है तो वो ऐसी थी तो वो मान लीजिए ऐसी हो गई, ऐसी मतलब ऐसे से ऐसी हो गई। तो देखिए बॉडी ऐसे ऐसे थी तो वो ऐसे ऐसे हो गई। ये है रोटेशनल मोशन, इसमें ओरिएंटेशन चेंज होता है। और इसीलिए एक तीसरा भी बना सकते हैं, वो बना सकते हैं जनरल मोशन। जनरल मोशन का मतलब है कि ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मिला के, तो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल दोनों ही मिला के हो जाएगा जनरल मोशन। इसमें क्या होगा कि बॉडी की पोजीशन भी चेंज होगी और ओरिएंटेशन भी चेंज होगा दोनों। जैसे कि कोई बॉल है तो वो जमीन पर लुढ़क रही है तो वो घूम भी रही है और आगे भी जा रही है, दोनों बातें हो रही। तो ये हो गया जनरल मोशन। ऐसे मैं दिखा सकता हूँ, भाई मैं यहाँ हूँ, अब मैं यहाँ आपकी तरफ देख रहा हूँ, अब मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँ लेकिन अभी भी आपकी ओर देख रहा हूँ, तो ये मेरा ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। अब मैं आपकी ओर देख रहा हूँ और अब मैं यहीं पे ऐसे घूम जाऊँ तो ये हो गया रोटेशनल मोशन। और दोनों को मिला दीजिए, मतलब यहाँ से इधर भी चला जाऊँ और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, मतलब जगह भी दूसरी हो गई और घूम भी गए, तो ये हो गया मेरा जनरल मोशन। ठीक, तो इस तरह से होता है। तो रोटेशनल मोशन पे हम अब कंसंट्रेट करेंगे इस चैप्टर में। रोटेशनल मोशन का मतलब है किसी भी चीज़ की डायरेक्शन चेंज हो जाए। जैसे मैं अपने सिर को रोटेशनल मोशन करवाता हूँ, देखिए ये, ठीक है, ये। तो रोटेशनल मोशन जो होता है वो किसी एक्सिस के अबाउट होता है। जैसे कि ये मोबाइल है, अब हम इसको ऐसे भी रोटेशन करा सकते हैं और इसको ऐसे भी करा सकते हैं और ऐसे भी करा सकते हैं। तो क्या फ़र्क है? एक्सिस का फ़र्क है। मतलब अगर हम कल्पना करें कि एक्सिस की एक रॉड यहाँ से, कल्पना करिए एक रॉड यहाँ से डाली गई यहाँ, और फिर उस रॉड के अबाउट हम अपने सिर को ऐसे घुमा। तो कई बार एक्सिस जरूर नहीं कि दिखे, जैसे यही मैं घुमा रहा हूँ इसको, तो अब जान लीजिए कि एक्सिस ये है। अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो एक्सिस कहाँ है? ये एक्सिस है, इसके अबाउट घूम रही। ठीक है, तो अभी मैं जैसे मैं अपने सिर को इसके अबाउट घुमाऊँ तो ऐसे, अब इसके अबाउट घुमाऊँ तो अब मैं सिर को मान लीजिए इसके अबाउट घुमा चुका, इसके अबाउट घुमा चुका, अब इसके अबाउट घुमाऊँ तो, या इसके अबाउट, ठीक है, इस तरह से। तो किसी भी चीज़ में आप कल्पना करिए कि आपने एक एक्सिस बना दी। जैसे इसमें हम कल्पना करें कि हमने यहाँ से एक स्टिक ऐसे डाल दी, तो फिर उसके अबाउट ऐसे ये घूमेगा।
अगर वही स्टिक हमने ऐसे डाल दी एक्सेस, तो उसके अबाउट फिर ये घूमेगा, इसके अबाउट। तो अगर कोई बॉडी यहां जा रही है तो हम कह रहे हैं कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब हमारी आंख यहां है, तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि वो बॉडी हमारे पास आ रही है। अगर हम यहां से देखेंगे तो हम देख रहे हैं वो बॉडी दूर जा रही है, लेकिन अगर हम यहां से देखेंगे, ये हमारी आंख है, ये पलकें हैं, तो हम देख रहे हैं कि बॉडी इधर थी फिर इधर चली गई, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी ये घूम गई, रोटेशन मोशन हो गया। यही मोशन यहां से देखने से रोटेशन मोशन हो गया। इसी मोशन को अगर हम यहां से देखेंगे तो डायरेक्शन भी चेंज हो गई और डिस्टेंस भी चेंज हो गई, यानी जनरल मोशन हो गया, मतलब पोजीशन भी चेंज हो गई और डायरेक्शन भी चेंज हो गई। मतलब पहले इधर थी बॉडी, अब इधर है, तो ये जनरल मोशन। तो जिस तरह से ऑब्जर्वर कहाँ है उससे मोशन का रेस्ट हो जाता है, रेस्ट का मोशन हो जाता है। आपको बताया था, रिलेटिव टर्म है ना रेस्ट मोशन, कि अगर हम बस में बैठे हैं, बस जा रही है, तो पेड़ हमारे लिए मोशन में आ गया, और अगर हम रोड पर खड़े हैं तो पेड़ रेस्ट में आ गया। उसी तरह से यही मोशन अगर आप यहाँ खड़े हैं तो ट्रांसलेटरी, यहाँ खड़े हैं तो ट्रांसलेटरी है, यहाँ खड़े हैं तो रोटेशनल, यहाँ खड़े हैं तो रोटेशनल भी है, ट्रांसलेटरी भी है। यहाँ खड़े हैं तो दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो हम कह सकते हैं केवल डिस्टेंस वही है, रोटेशन कर रही है। तो हम अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दें कि हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कोई मोशन इस कैटेगरी से उस कैटेगरी में कूद जाएगा। तो जब हम किसी बॉडी को घुमाते हैं तो घुमाने के लिए हमें उस बॉडी पे लगाना पड़ता है रोटेटिंग इफेक्ट। जैसे कि पंखा को घुमाना है, किसी बॉडी को यहाँ से यहाँ ले जाना है, एक्सेलरेट करना है, तो फोर्स लगेगा। उसी तरह घुमाना है तो उसके लिए एक रोटेटिंग इफेक्ट लगता है, इसका टॉर्क कहते हैं। आपने देखा होगा गाड़ी की स्टीयरिंग हम ऐसे घुमाते तो उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। तो आइए हम लोग ये टॉपिक की लें, टॉर्क। इसको टाउ वेक्टर से डिनोट किया जाता है। तो टॉर्क क्या है? इट इज रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट है। अब उसको कैसे नापते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सोचिए। जैसे मान लीजिए कि एक रॉड है, वो उसमें यहाँ पर एक हिंज लगा हुआ है। हिंज का मतलब है कि एक ऐसी जगह जिसके अबाउट ही घूम सकता है। जैसे कि गेट में आपने देखा होगा कि वो एक जगह हिंज लगे होते हैं, कब्जा, उसी के अबाउट गेट ऐसे घूमता है, वहाँ ऐसे ऐसे लगे रहते हैं कब्जा, तो वो हिंज। तो मान लीजिए बॉडी हिंज लगा है, ये बॉडी ऐसे घूम सकती है इसके अबाउट। तो अगर हम इस बॉडी को ऐसे खींचेंगे तो देखिए ये फोर्स नहीं घुमा पाएगा, ये उखाड़ देगा, इसको घुमा नहीं पाएगा। अगर इधर को फोर्स लगाएंगे तो ये भी नहीं घुमा पाएगा, ये दबाएगा। अगर ऐसे खींचेंगे तो ये घुमाएगा, पर उतना अच्छा नहीं घुमाएगा जितना अच्छा कि ऐसे खींचने में। अगर ऐसे खींचेंगे तो भी उतना नहीं घुमाएगा। तो सबसे अच्छा तब घुमाएगा जब ये 90 डिग्री पर हम इसको खींचेंगे। और फोर्स अगर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा घुमाएगा, कम रहेगा तो कम घुमाएगा। और अगर हम यहाँ फोर्स लगाएं तो ज़्यादा घुमाएगा, यहाँ लगाएं तो, अगर यहाँ फोर्स ना लगा के यहाँ लगाएं तो कम घुमाएगा। आप कभी किसी गेट को खोल कर देखिएगा यहाँ से कि वो मुश्किल करता है। अगर आप यहाँ पर लगाएंगे फोर्स तो फिर नहीं घुमाएगा, क्योंकि आपका फोर्स जो है वो हिंज से पास हो रहा है। जो एक्सिस है जिसके अबाउट कोई चीज़ घूम सकती है वहाँ से पास हो रहा है। तो इसीलिए 3 बातों पर डिपेंड करता है रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक तो फोर्स कितना है, दूसरा
कितनी डिस्टेंस पर है, और तीसरा कितने एंगल पर है। तो इन सबको इकट्ठा करके एक टर्म बना दी गई टॉर्क। टॉर्क को डिफाइन कर दिया गया कि टॉर्क क्या है, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब क्रॉस करने से क्या है कि वेक्टर आता है, इसलिए ये वेक्टर हो गया। तो इसको अगर आप खोलेंगे तो हो जाएगा आर एफ साइन थीटा एन कैप, जहां थीटा एंगल बिटवीन आर एंड एफ है। आर मतलब जहां आप लगा रहे हैं उसकी जो पोजीशन है, ये आर हो गया और ये एफ हो गया। तो और दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा हो गया। जैसे आर इधर को हो गया, एफ हो गया, तो ये थीटा हो गया। अगर थीटा 90 होगा तो सबसे ज़्यादा टॉर्क बनेगा। थीटा 0 होगा मतलब आप जो आर है, अगर जिधर आर है उसी तरफ एफ लगा देंगे तो वो खींचेगा और वो घुमा नहीं पाएगा, रोटेटिंग इफेक्ट नहीं पैदा करेगा। तो ये होता है। इसमें आर साइन थीटा को हम एक चीज बोलते हैं डी, और डी को एक नाम रखा गया है, डी इज कॉल्ड लीवर आर्म। डी को लीवर आर्म कहते हैं। डी है क्या, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, इस पॉइंट पे, मान लीजिए इधर को लगाते हैं, तो ये आर हो गया और ये एफ हो गया, और ये दोनों के बीच का एंगल ये थीटा हो गया। ठीक है। तो अगर आप इसको पीछे बढ़ाएंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक्चुअली ये डिस्टेंस ही डी है, क्योंकि देखिए ये आर हो गया, अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। इस ट्रायंगल में अगर आप देखिए तो ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर और ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो डी अपान आर हो गया साइन थीटा। डी अपान आर इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आइए एक और फार्मूला निकालते हैं। उसी के लिए मैंने बोर्ड एकदम क्लीन किया है कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी घूम रही है, ये बॉडी है और ये एक्सिस है जिसके अबाउट बॉडी ऐसे घूम रही है, और हमने इसमें एक फोर्स लगा दिया F। ठीक है। और जहां पे हमने लगाया उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है। अब देखिए कुछ फार्मूले अपने को मालूम है। अब मैं आपको यहां पे दे रहा हूं एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन ए रिजिड बॉडी। ये बॉडी मान लेते हैं एकदम कठोर है, मुलायम नहीं है। हम लोग जैसे हैं मुलायम हैं, हम लोग रिजिड बॉडी नहीं है, जैसे पत्थर। तो टॉर्क ऑन ए रिजिड बॉडी। देखिए टॉर्क का फार्मूला हम लोग जानते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये हो जाएगा आर क्रॉस एम ए वेक्टर। फोर्स जो है एम ए वेक्टर होता है। ठीक है। अब कुछ और फार्मूले हमारे पास थे, वो था वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो अभी अपने को एक्सेलरेशन चाहिए तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वी रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू डी अपान डी टी और ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है। अब ओमेगा और आर मान लीजिए चेंज हो रहे हैं, बॉडी तेज हो रही है, फिर मान लीजिए हम इस पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, और मान लीजिए ओमेगा यहाँ पे आर चेंज नहीं हो रहा है, रियल बॉडी है, पर अगर चेंज हो तो ये फार्मूला हो जाएगा डी/dt को हम लोग कह सकते हैं ए वेक्टर,
और ये होगा डी बाई डी टी यू क्रॉस वी। याद करिए, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी आर बाई डी टी प्लस ये फंक्शन और डी ओमेगा बाई डी टी। इसमें बस ये ध्यान दिया जाता है कि पहले ओमेगा है फिर आर है, तो ओमेगा और उसकी चीज़ें पहले रहेंगी और आर की चीज़ें बाद में रहेंगी। ठीक है, बीच में क्रॉस ही रहेगा। तो ए वेक्टर हो जाएगा ओमेगा और डी पोजीशन अपॉन डी टी, तो वेलोसिटी, और डी ओमेगा बाई डी टी को हम लोग कहते हैं अल्फा। अल्फा कहलाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। आर है, ठीक है, और ये वी। इस बात को रख देते हैं इक्वेशन 1 में। तो 1 में हम रख देते हैं तो ये टाउ आ जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू ये आर वेक्टर, एम को बाहर निकाल लेते हैं, आर क्रॉस ए, तो आर क्रॉस और ए की जगह उसकी वैल्यू डाल देते हैं, ये ओमेगा क्रॉस वी प्लस अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, अब इसको थोड़ा खोल लेंगे। आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा क्रॉस वी प्लस एम आर को दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, एम आर वेक्टर क्रॉस अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, ब्रैकेट अपन एक ही जैसा लगा सकते हैं दोनों में। तो अब ये टाउ वेक्टर आ जाएगा एम आर वेक्टर। एक और फार्मूला आपको बता दें जो वेक्टर में वैसे नहीं बताया गया आपको, लेकिन ट्रिपल प्रोडक्ट आपके कोर्स में नहीं है, पर उसका यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो फार्मूला मैं आपको बता दूं कि वो होता है एक फार्मूला कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो तो वो हो जाता है बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस ए डॉट सी। यहाँ बीच में डॉट या क्रॉस कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ए डॉट सी जो स्केलर हो जाएगा। तो बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। तो उसी का यूज हम यहाँ कर रहे हैं। तो टाउ वेक्टर हो जाएगा एम, तो बाहर है ये ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। तो फार्मूला कहता है कि बी वेक्टर यानी ओमेगा वेक्टर ए डॉट सी मतलब आर डॉट वी माइनस सी वेक्टर यानी वी वेक्टर और ए डॉट बी मतलब आर डॉट ओमेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर से आगे बढ़ें। एम, यहां पर भी ए बी सी मान लीजिए, तो बी यानी बीच वाला है यानी अल्फा। अल्फा और ए डॉट सी यानी आर डॉट आर माइनस सी यानी आर वेक्टर और ए डॉट बी यानी आर डॉट अल्फा। तो ये हो जाएगा एम ओमेगा वेक्टर और आर डॉट वी। देखिए
आर कोई बॉडी घूमती है तो आर रेडियस ऐसा होता है और वेलोसिटी ऐसी होती है इधर टेंजेंशियल, तो ये दोनों के बीच का एंगल 90 है और दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, माइनस वी वेक्टर। आर और ओमेगा अब हमेशा जानते हैं कि रेडियस की ओमेगा जो है वो राइट हैंड स्क्रूल द्वारा दिया जाता है, मतलब प्लेन के नॉर्मल होता है, और आर जो है वो ऐसा रहता है, यानी वो भी आपस में 90 डिग्री पर है, यानी ये भी 0 हो जाएगा। आर डॉट आर बन जाएगा आर आर कॉस 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है, और आर वेक्टर और आर और अल्फा, अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, और आर और अल्फा रिजिड बॉडी में जो है वो आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, तो इसलिए ये प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। ये कुल मिला करके ये बचा एम आर स्क्वायर अल्फा वेक्टर, ये बचा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि टॉर्क और पार्टिकल तो एम आर स्क्वायर अल्फा होगा। अब अगर ये पहला पार्टिकल का मास मान लीजिए m1 है, डिस्टेंस r1 है और अल्फा तो अल्फा है, तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा। अब दूसरे पार्टिकल का तो m2 और उसकी डिस्टेंस r2 स्क्वायर अल्फा, क्योंकि रिजिड बॉडी के हर पार्टिकल का अल्फा सेम होता है। तो जब पूरे बॉडी पर हम टॉर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी का समेशन हो जाएगा, तो टॉर्क ऑन बॉडी हो जाएगा जो हमें निकालना था m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस डैश 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 प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा, और अल्फा इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स इफ द बॉडी इज रिजिड बॉडी। इस बात पे थोड़ी चर्चा हम लोग कल कर लेंगे कि ऐसा क्यों है। तो अल्फा बाहर आ गया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस mn rn स्क्वायर। इसको पूरे को हम एक नाम देते हैं कैपिटल आई, और टाउ ये अल्फा वेक्टर है सब जगह, तो ये हो गया टाउ का फार्मूला अल्फा वेक्टर इंटू टाउ। तो यहां पर एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है कि इस चैप्टर में कितने डायमेंशनल फार्मूले मैंने निकाले। ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 0। So thank you very much for watching.